नमस्कार साथियों, अब तक हम स्वर संधि कर चुके हैं। आज संधि के दूसरे हिस्से में हम व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि की चर्चा में कुछ नियम है। स्वर संधि की तरह यहाँ नाम नहीं दिया गया हालांकि, लेकिन कुछ विद्वान उसको नाम भी देते हैं। उनके अनुसार जैसे घोष व्यंजन संधि या अघोष व्यंजन संधि, इस तरह के नाम देकर उन्होंने समझाने का केवल एक तरीका है उनका। तो इस दृष्टि से आज हम व्यंजन संधि की चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। उन्हीं नियमों का कुछ विद्वानों ने नामकरण भी किया है। जैसे अगर मैं कहूं घोष व्यंजन संधि या इसी प्रकार अघोष व्यंजन संधि या इसी प्रकार के कुछ और भी नाम दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं। ये नियम के आधार पर ही है। मैं जैसे पहले बता चुका हूं आपको कि स्वर संधि के अंतर्गत भी हमने ये देखा कि स्वर संधि में यदि परिणाम य व र होता है तो उसे यण संधि कहते हैं। परिणाम यदि अय होता है तो उसके नाम पर ही अयादि संधि पड़ा है। परिणाम यदि वृद्धिकरण होता है तो उसी के नाम पर वृद्धि होता है। और परिणाम यदि दीर्घीकरण होता है या दीर्घ उसमें से होता है तो उसी के नाम पर उसका नाम दीर्घ स्वर संधि पड़ा है। तो यहाँ पर इसी आधार पर ये व्यंजन संधि के कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ और नाम भी दिए गए हैं। उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि व्यंजन संधि, जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था मैं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जैसे स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है या दो ध्वनियों का मेल होता है, उसी प्रकार व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है और दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, व्यंजन संधि नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसमें या तो दोनों ही व्यंजन होंगे या एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है। यहां हमने इस बात पर गौर किया कि जो नाम मैंने बताया था पहले, घोष, यदि घोष व्यंजन संधि या अघोष व्यंजन संधि या इसी प्रकार कोई और नाम दें तो हमें पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि घोष और अघोष किसे कहते हैं। अघोष ध्वनियां कौन कौन सी है और घोष ध्वनियां कौन कौन सी है। इन घोष ध्वनियों को सघोष ध्वनियां भी कहा जाता है। अघोष और सघोष भी कह देते हैं कुछ लोग घोष और अघोष कह देते हैं। तो अघोष ध्वनियां कौन सी है? अघोष ध्वनियां हैं पहली और दूसरी, और सघोष है तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि। ये तीसरी, चौथी, पांचवी या पहली दूसरी कहने का तात्पर्य क्या है? पहली दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी की वर्णमाला में क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण क्या हुआ? हर एक वर्ण में, मैं दोबारा लिखता हूं, हिंदी वर्णमाला में क, च, ट, त और प ये 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। जैसे ख, ग, घ, ङ, छ, ज, झ, य, ठ, ड, ढ, ण, थ, द, ध, न, फ,
ब, भ और म। तो यहां घोष और अघोष कहने का तात्पर्य स्पष्ट होता है कि इसमें से ये पहले 1, 2, 3, 4 और 5 ये दो जो हैं ये अघोष ध्वनियां हैं और शेष बची हुई 3 ये घोष या सघोष ध्वनियां हैं, सघोष या घोष ध्वनियां हैं। ठीक है। इसके अलावा स्वर सारे घोष हैं, सभी स्वर घोष के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के साथ य, र, ल, व ये भी य, र, ल, व, ह ये भी घोष के अंतर्गत ही आते हैं। अघोष के अंतर्गत इनके अलावा श, श और स भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा गहरे न जाते हुए केवल हम इतना समझ सकते हैं कि अघोष ध्वनियों के अंतर्गत उस वर्ग में से पहली और दूसरी ध्वनि अघोष है और बाकी 3 सघोष या घोष हैं। इनके अलावा सारे स्वर घोष हैं। ज्यादा गहराई में और नहीं जाएंगे। पहले स्वर संधि के व्यंजन संधि के पहले नियम की चर्चा करेंगे जिसे हम घोष व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। इसमें होगा क्या, अघोष के सामने या इस तरह कोई घोष क्या हुआ, कोई घोष ध्वनि आएगी और उसका नतीजा घोष ही होगा। ये पहला नियम है। नाम इसी पर पड़ा है घोष। आप चाहें तो इस हिसाब से मान सकते हैं, वैसे मान सकते हैं। तो यहां इसमें क्या होता है, घोष में वैसे तो घोष के सारे ही, लेकिन जो मुख्य रूप से मिलते हैं वो क, च, ट, त, प, इनकी जो संधियां हैं इनके आगे घोष। घोष में से कौन कौन से आते हैं, घोष में आएंगे सारे के सारे स्वर प्लस तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य, र, ल, व इस तरह। ठीक है। न और म को इसमें छोड़ने का विधान है क्योंकि न म अन्य रूपों में आता है, तो वहां एक संधि का अलग रूप है, उसमें हम बाद में देखेंगे। या न म को छोड़कर होता है ये, क्योंकि न म जैसे इसके सामने आएंगे तो उसका अलग रूप में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम। तो यहां ये है और उसका नतीजा क्या होगा, घोष ध्वनि बदलेगा, क ग में बदल जाएगा क्योंकि ये प्रथम है वर्ण और ये तीसरा वर्ण है जिसमें ये बदलेगा। च उसी प्रकार च, छ, ज में बदलेगा, ट, ठ, ड में बदलेगा, त, थ, द में बदलेगा और प, फ, ब में बदलेगा। इस प्रकार हर अघोष ध्वनि अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगी। उस उदाहरण से बात समझते हैं। तृतीय वर्ण में बदलेगी। एक उदाहरण देखते हैं। दिक के साथ अंत लगाते हैं। दिक अंत, मैंने आपको पहले बताया व्यंजन संधि में एक व्यंजन और एक स्वर हो सकता है। व्यंजन जरूर होगा एक। यहां दिक क व्यंजन है और अ अंत ये है। तो यहां नियम अनुसार अ क्या है, स्वर है। तो स्वर है तो एक तरह से घोष है, तो नतीजा घोष में ही होगा। बदलेगा कौन, क बदलेगा ग में, तो क बदलेगा ग में और अ
यहां ऐसे रह ही जाएगा, मान लीजिए थोड़ा आसानी से रहेगा। अब यहां ग चूंकि आधा है तो वह पूरा हो जाएगा दिगंत, इस तरह लिखा जाएगा, दिगंत लिखा जाएगा। चाहे तो आप इस तरह बदल लिख सकते हैं, ये तो समझने की दृष्टि से हो जाएगा, तो लिखा इस तरह जाएगा दिग प्लस अंत। क बदल गया ग में, लेकिन ग आधा था, मैं इसीलिए बता रहा हूं ग आधा था, जो अ से यहां पूरा हो गया। यदि इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखें हम जिसमें ये आधे ही रूप में आए, तो वो हम देखते हैं। देखिए आधे ही रूप में जिसमें आए ग या कोई और, चलिए उसमें अपन ये देखते हैं, क की जगह कुछ और रूप में देखेंगे इसका, आगे आगे उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। तो दिगंत हुआ। इसी प्रकार और कोई शब्द देखते हैं, दिगंबर। दिगंबर शब्द है, इसका संधि विच्छेद करते हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे। देखिए ग है, यहां आएंगे, दी ग ही बदलेगा, अंबर, ग में से अ अलग करें, अ पीछे जाएगा, ग आगे आएगा, एक हुआ दिग और अंबर। अब चूंकि इस संधि में होता क्या है, अ जैसे उल्टा चल रहे हैं हम संधि में, तो उल्टा चलते हैं तो अ ग जो है, अ के कारण ये क जो था ग में बदला, इसलिए यहां विपरीत जब चलेंगे दिक होगा, दिक और अंबर, इस तरह बदला जा सकता है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। हलंत का ध्यान रखें, यहां कुछ गलती होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार एक और है, संधि करके देखते हैं, वाक और ईश। यहां फिर वही विचारणीय है जो स्वर संधि में महत्वपूर्ण था, कि यदि जैसे क जो है वो तो ग में बदल जाएगा, लेकिन ये अगर अ हुआ तो ग पूरा बन जाएगा, यदि ये आ हुआ तो गा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ई है तो बड़ी ई, ग के ई की मात्रा लग जाएगी। देखिए समझते हैं हम इसको, वा क, वा से क अलग किया एक बार, और ई यहां से अलग किया, और श, क ई, क किस में बदला, ग में, हलंत आया, ई बड़ी की मात्रा समझिए आप इसको देख के ये बदला, और श, तो ग पूरा होगा तो गी पूरा हो जाएगा, श वागीश, वागीश आ जाएगा इसमें। यदि ये ई है तो ई की मात्रा बन जाएगी। ये तो ग में बदल गया लेकिन ये मात्रा पूरी होगी। कोई आधे अक्षर की जब बात करेंगे हम ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसी प्रकार ए और बताऊं मैं आपको, प्राक के साथ ऐतिहासिक, इसका क्या होगा, प्रा रहेगा। व्यंजन संधि में खाली इसी को बदलना है, ग आधा हुआ, क की जगह ग हो गया, और ये ऐ जो थी, और इसको हमने यहां से, क्योंकि इसी के आधार पर क बदलेगा, ये स्वर है तो स्वर के आधार पर ही क जो है ग में बदल रहा है, और साथ में ती हा सिक ये रहेगा। तो ये जैसे ही बदलेगा तो प्रा, ये ग पूरा हो गया, इस पे दो ये मात्राएं लग गई, और प्रागैतिहासिक, इस तरह यह है शब्द बनेगा, क ग में बदल जाएगा। तो यहां हमने ये समझा कि किस प्रकार क के सामने स्वर जो घोष है वो आने पर
ग में बदल गए, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन साथ में अगर ई है या अ है या आ है तो उसी हिसाब से मात्रा भी लगेगी। लेकिन यह विचारणीय है। देखिए, एक शब्द देखते हैं हम, आधे के हिसाब से समझ में आएगा। अप और द, अप के साथ द, आधे के उदाहरण लेते हैं। प किसमें बदलेगा? ब में। प किसमें बदलेगा? ये हलंत लगा सकते हैं यहां, क्योंकि यहां भी हलंत है। तो प किसमें बदलेगा? द में बदलेगा, सॉरी ब में बदलेगा। तो यहां प बदला अपने ही तीसरे वर्ण ब में और साथ में द, तो कैसे लिखा गया? अ ब और द, अब्द। अब सवाल ये उठता है, ये ब पूरा क्यों नहीं हुआ? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ब इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहां सामने स्वर नहीं है। अगर अपन ये मान लें कि अप प्लस अद होता, अगर होता तो ये ब आधा होता और ये अ लगने से ये ब पूरा हो जाता, तो अबद होता। अबद कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहां अ नहीं है, ये अब्द हुआ। ये प का उदाहरण है। ट का उदाहरण देखते हैं, उसमें भी कुछ आधे रूप सामने आएंगे। जैसे संधि करके देखते हैं। षट प्लस, यहां बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। षट प्लस आनन, षट प्लस आनन, श ट किस में बदलेगा? ट बदलेगा ड में, ड, ना कि ड़, ड़ नहीं होगा, ड में बदलेगा। आप सब बेहतर जानते ही हैं ये अंतर क्या है इन दोनों में, इसलिए इसे हटा देते हैं। ड, ड के साथ हलंत और आ, फिर नन। आ का क्या रहा? आ की मात्रा मान लीजिए, तो श ड पूरा हुआ, लेकिन आ की मात्रा लग गई इसके साथ, इसलिए पूरा हो गया। और नन, सडा नन, सडा नन। यहां ड आ के कारण पूरा हो गया, या यूं समझ लीजिए ड में अ जुड़ने से ड पूरा हुआ। और यदि आ जुड़ता है तो जिस प्रकार हम पहले मात्राएं लगाते थे, डा, फिर ड के साथ ई जुड़ने से डी, इसी प्रकार ड के साथ ई जुड़ने से डी, इसी प्रकार ये मात्राएं चलती जाएगी, उसके साथ ही जुड़ती जाएगी। क्योंकि सट, सट ट का ड हो गया, ट का ड बदला और आ की मात्रा लग गई, तो सट प्लस आनन, षडानन। ये समास में भी आएगा। षट मन 6, आनन मने मुख, जिसके 6 मुख हैं। जानते होंगे 6 मुख वाले कौन हैं? इस हमारे देवताओं को 6 मुख वाले कहा गया है। इसी प्रकार देखिए एक और देखते हैं। षट अंग बड़ा आसान है, उसी प्रकार चलेगा। स ड, फिर ये बिंदी ऊपर, षडंग आएगा, षडंग। इसी प्रकार अगर आगे लगाएं तो षडात्मा। ठीक है, अब एक अलग शब्द लेते हैं इससे भिन्न, ट का उदाहरण ही काफी
प्रचलित शब्द है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं इस शब्द से मुकाबला होता ही है। षट यंत्र, षट यंत्र, इसकी संधि क्या होगी? ट य के अनुसार इसमें बदलेगा, ट य के अनुसार ड में बदलेगा। तो क्या हुआ? श ड, ट के नीचे हलंत है, यहां हलंत रहेगी बरकरार, और यंत्र। तो क्या हुआ? षड यंत्र। यंत्र ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे ऊपर लिख के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर यही चला आ रहा है तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया दोबारा। तो षड्यंत्र, ये यहां ड के नीचे हलंत बरकरार रहेगी, क्योंकि सामने यह है, अ नहीं है, ड पूरा नहीं हुआ, ड आधा ही रहेगा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में। अब यहां षट प्लस यंत्र के जो जब हम एग्जाम में जो विकल्प आएंगे उस विकल्प में ये हो सकता है कि एक षट ऐसे लिखा है षड्यंत्र, और एक ऐसे लिखा आ जाए षड्यंत्र, और एक ऐसे लिखा आ जाए कि षड्यंत्र। तो तीनों अलग अलग तरह से हो सकता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा सही है, लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि जो सही है वो यही होगा। ड के नीचे हलंती लगेगा, ये दोनों, ये तो ड है, ये तो अलग है, और ये ड रह गया लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं है, तो ये भी गलत है। आगे देखें, इसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। षट दर्शन। षट दर्शन क्या होगा? द त वर्ग का तीसरा है, त थ द तीसरा है, यहां देखा आपने कि त थ द, तो द तीसरा है, ये तीसरा है और ये पहला है, तो पहले के साथ जैसे ही तीसरा आएगा तो ये तीसरे में बदलेगा। इसका तीसरा कौन सा है? ड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला तीसरे को देखकर खुद तीसरे में बदल जाता है, चौथे को देखकर भी तीसरे में बदलता है। तो यहां क्या हुआ? षड और ट ड में बदल गया, और दर्शन का दर्शन। अब फिर सवाल यही आता है, क्या द के कारण ड पूरा होगा? नहीं होगा, तो ये षड दर्शन ही रहेगा, षड दर्शन, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा। कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, ड नीचे लिखकर इसी के नीचे यंत्र, ऐसे भी लिखा आ जाता है, तो वो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो है वही। तो षड दर्शन होगा इसी प्रकार। आगे और देखते हैं उदाहरण। ये हुआ ट का उदाहरण हुआ, प का उदाहरण हम ले चुके हैं, च का उदाहरण हम ले चुके हैं, क का उदाहरण ले चुके हैं, ट का भी हो चुका। अब त का उदाहरण लेके देखते हैं कि यदि त के सामने यदि कोई घोष ध्वनि हो तो उसका नतीजा क्या होगा? त थ द होगा, त थ द होगा। त किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा, ठीक है, त द में बदल जाएगा। यहां घोष के आगे ये लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ स्वर हो तो ये द पूरा भी हो सकता है, तो इसलिए यहां कंफर्म नहीं कह सकते कि द के नीचे हलंत होगा या नहीं होगा, ठीक है। और हम यहाँ घोष में स्वर मानते हुए इसको पूरा करें तो फिर लगा भी सकते हैं। खैर, त के सामने घोष ध्वनि। अब देखिए, त के सामने घोष ध्वनि का सबसे पहला घोष ध्वनि हम लेते हैं स्वर को। तो त के साथ यदि स्वर मिला करके एक उदाहरण देखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, जगत अम्बा। जगत अम्बा,
तो त किस में बदला? द में। ज ग द हलंत अंबा। व्यंजन संधि में वहीं का वहीं वो शब्द बदल, वो वर्ण या अक्षर ही बदलेगा। दंबा हो गया तो पूरा हो जाएगा, ज ग द को पूरा कर देंगे, द हट जाएगा, अंबा, जगदम्बा, जगत अंबा, संसार की मां जगदम्बा। इसी प्रकार चित्त के साथ आनंद शब्द मिलेगा। चित्त के साथ आनंद शब्द मिलेगा तो क्या बनेगा? द किसमें बदला? द में। उसको देखकर द में, द आधा, तो चिद के साथ आनंद। अब आ की जो है मात्रा बन जाएगी यहाँ एक तरह से, और नंद हम छोड़ देते हैं, आ को आगे ले जाते हैं तो छी द तो सीधा रहेगा। अब ये मात्रा पूरी होने से द पूरा हो गया, नंद। और वापस एक बार हम ये देखते हैं कि यदि द के साथ अ जुड़ेगा तो पूरा द हो गया। इसी प्रकार द के साथ आ जुड़ा तो दा हो गया। तो इसी दृष्टि से चिदानंद हुआ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उसी प्रकार सत चित्त आनंद, चित्त और आनंद मिला करके चिदानंद, चित्त और आनंद मिला के चिदानंद, सच्चिदानंद। तो एक संधि विच्छेद करके देखते हैं, इसी प्रकार का है, मिलता जुलता ही रखते हैं ताकि थोड़ा आसानी से रहे। चिदात्मा, चिदात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ची तो ची लिखिए, दा हमें पता है, और मां, दा के फिर दो टुकड़े करेंगे, द अलग आ अलग। आ को पीछे भेज देते हैं एक बार, आसान रहेगा। तो आ पीछे जाते ही आत्मा हुआ, और यहां द जो है वो चिद हुआ, चिद प्लस आत्मा। लेकिन संधि से पूर्व ये द नहीं रहेगा, क्योंकि द अगर आएगा तो सीधा 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 संधि है ही नहीं वो, तो द नहीं होगा। द से पूर्व इसको उल्टा देखते हैं तो द किस में बदलता है? चित्त। तो यहां होगा, ये बिंदी कहां लग गई, तो ये होगा चित्त प्लस आत्मा। व्यंजन संधि में इसको उल्टा करके देखेंगे, चिदात्मा यानी चित्त प्लस आत्मा। तदगति संधि विच्छेद करके देखते हैं। हालांकि त और द को लेकर बहुत सारे व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग बात कही ही है, उत या उद, तत् या तद, सत या सद, है ना। वो काफी एक अलग अलग विषय है पूरा चर्चा का। हम यहाँ इतना ही देखते हैं, यदि सदगति लिखा आता है उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा। संधि विच्छेद में आता है तो अगर संधि विच्छेद, कुछ लोग इसको संयोग ही मानेंगे कि सद और गति ये संयोग होगा, संधि नहीं होगा। तो वहाँ हम क्लियर हो जाएंगे कि क्या संधि है या नहीं। अगर ऐसा लिखा है तो हमें इसको सत्य कहना है कि स द किस में बदलेगा, या ऐसे कर सकते हैं, चलिए द अलग करें और गति। ग क्या है? ग घोष है ना, 3 4 5 घोष। तो इस घोष को देखकर द बदला था, लेकिन था क्या द मूल रूप से? तो स और द का हो गया त और गति, सतगति। इसी प्रकार सद्धर्म, इसी प्रकार का शब्द है सद्धर्म। इसी प्रकार और देखते हैं हम एक आधा। सत उपयोग, इसको क्या करेंगे? स त उ को देखकर क्या होगा? द में बदल गया, उ को देखकर द में बदल गया,
और ऊ ने अपनी जगह छोड़ी, ऊ इस तरह हुआ, और पयोग। तो द जो ऊ को देखकर ऊ को देखकर द में बदलेगा, तो और ऊ जो है वो इसकी मात्रा बन जाएगा। तो ये द के ऐसे कर सकते हैं अपन, ज़्यादा आसान रहेगा। इन दोनों को जोड़े तो यूं हो गया, और फिर वापस इसको आगे उठा लीजिए, इसको पीछे से। सदुपयोग, सद और उपयोग, सदुपयोग। एक शब्द और देखते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचरण। वैसे तो मोटे तौर पर आपको वैसे समझ आएगा, सदाचरण 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 करेंगे तो यहां क्या होगा? स हम अलग कर देते हैं, दा चरण, दा को फिर अलग कर देंगे हम, द और आ। तो आ पीछे गया, तो आचरण ये तो हुआ, श्योर हुआ, और यहां बचा हमारे पास सद प्लस आचरण। लेकिन द आ को देखकर बदला था, इसलिए अपने मूल स्वरूप में वापस आएगा सत और आचरण, सताचरण सदाचरण। इस प्रकार हम देखते हैं, इसको हमने घोष संधि का नियम दिया, नियम कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि कुछ व्याकरणाचार्य इसको घोष संधि का ही नाम देते हैं। तात्पर्य इतना सा है, चूंकि अघोष के सामने, तात्पर्य इतना सा है कि अघोष के सामने यदि कोई घोष आता है तो उसका परिणाम इसको देखकर घोष में बदल जाता है। मुख हमेशा सुख की ओर बढ़ता है, अघोष इसके साथ मिलने से उसमें बदल जाएगा। जैसे क आप उच्चारण करके भी देखेंगे, शट आनंद शट आनंद शट आनंद शट आनंद करते करते ट ट ट अपने आप ही जो जुबान है, जो हमारी जिह्वा है, वो बदलेगी और ट का ड बनेगा ही बनेगा। सतानंद 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 अगर आप क्रमिक रूप से लगातार अगर बोलते रहेंगे, त द में ही बदलेगा। इस प्रकार व्यंजन संधि का ये पहला नियम आज यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे नियम की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।